हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की कुछ रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग होने वाली है रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमें 4 तरह की रिएक्शंस पढ़नी है अपने सिलेबस के हिसाब से। हमारा पहला रिएक्शन रहेगा कंबशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंबशन की तरफ चलते हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जलना, बर्न होना। अब जलने से तात्पर्य क्या है? जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो देखो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट। साथ में लाइट भी लिख सकते हैं। साथ में हम लाइट भी लिख सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और साथ में हीट और लाइट को रिलीज करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम कंबशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कंबशन के दौरान अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन हो सकता है। हमें फिलहाल कार्बन कंपाउंड्स की बात करनी है। तो देखिएगा, सुनिएगा। अगर बात करें प्योर कार्बन की, प्योर कार्बन के नाम पे क्या हो सकता है? डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, फ्लोरीन्स हो सकते हैं। तो ये सब जब बर्न करते हैं एयर में, यहाँ पे ऑक्सीजन ही बोल सकते हैं, तो इसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में हीट लाइट तो रहेगी ही। तो देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करें हम कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड से कंप्लीट कंबशन की बात करें, कंप्लीट मतलब पूरा जल रहा है, जब पूरा जलेगा उसमें से, तो उसमें से CO2 H2O साथ में हीट लाइट तो निकलेगी ही। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारा ये मीथेन है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है कंबशन ऑफ मीथेन की, कंबशन ऑफ मीथेन की। अगर ऐसे ही बात करें हम किसी और के कंबशन की, तो अगर मैं बोलूं इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, है ना। इसका कंबशन करे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा साथ में? CO2H2O, हीट और लाइट। ये क्या हो गया? ये हो गया कंबशन ऑफ इथेनॉल, है ना। तो कार्बन कंपाउंड्स के कंप्लीट कंबशन पे CO2H2O हीट लाइट निकलती है। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स। अब जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं, बर्न होते हैं, अब बर्न होने की दो कंडीशंस हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है, या ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पा रही है, लिमिटेड सप्लाई है। अगर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनके जलने पर ब्लू फ्लेम निकलती है। ब्लू, क्लीन ब्लू फ्लेम। फ्लेम मतलब ज्वाला। देखा है हमारे घर में जो गैस चूल्हा जलता है तो उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है। कभी कभी क्या होता है, वो फ्लेम येलो बन जाती है। कभी कभी वो फ्लेम क्या बन जाती है? येलो। तो जब वो येलो बन जाती है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। आ रही बात समझ में? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो कंडीशन हो सकती है, या तो सप्लाई प्रॉपर होगी या सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। किसकी सप्लाई? ऑक्सीजन की सप्लाई। अगर सप्लाई प्रॉपर है तो क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगा, और सप्लाई अगर इम्प्रॉपर है तो येलो इश शूटी, शूटी मतलब काली धुएं वाला फ्लेम निकलेगा। देखो पढ़ के देखते हैं एक बार। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विथ ब्लू फ्लेम। कैसे फ्लेम के साथ बर्न करता है? ब्लू फ्लेम के साथ। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होगी तो कैसा फ्लेम निकलेगा? ब्लू फ्लेम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर बात करें लिमिटेड सप्लाई की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म सूटी फ्लेम। सूटी मतलब क्या हो गया? काली। ठीक है, ब्लैक फ्लेम निकलती है। सूटी काले धुएं वाली, काली ना कह के हम लिखेंगे काले धुएं वाली। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, यानी एल्कीन्स की, एल्काइंस की, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले की, तो इनमें से कैसी फ्लेम निकलती है? येलो सोटी फ्लेम निकलती है। फ्लेम कैसी होती है? येलो, और साथ में उनमें से काला धुआं निकलता है। तो देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विथ येलो सोटी फ्लेम। ठीक है, आगे चलें। तो क्या लिखा होगा हमारे पास? गैस स्टोव्स हैव इनलेट फॉर एयर। जो हमारे घर में गैस स्टोव होता है ना, उसमें एयर के लिए रास्ता होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपरली जा सके। ऑक्सीजन प्रॉपरली जाएगी तभी तो ढंग से जलेगा, तो क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी। अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंची तो वो फ्लेम कैसे हो जाएगी? येलो हो जाएगी, और उसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा काला, है ना। सो दैट फ्यूल बर्न्स इन प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू गिव क्लीन ब्लू फ्लेम, है ना।
अगर उसी में ही एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपने अपनी मम्मी को देखा होगा जिसमें कि वो चूल्हे में, गैस स्टोव में सुई वगैरह से साफ करती है। तो साफ करने का तात्पर्य क्या है, क्यों करते हैं साफ, क्या मकसद है साफ करने का? तो साफ करने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली जा सके। आसपास साफ होगा तो ऑक्सीजन जा पाएगी, तो ऑक्सीजन साफ साफ जाएगी तो हमारा फ्यूल ढंग से जलेगा, बर्तन काले नहीं पड़ेंगे। पूछ सकता है कि आपने घर में देखा होगा गैस पे रखे हुए बर्तन काले पड़ने लग जाते हैं। तो काले क्यों पड़ने लग जाते हैं? क्योंकि हमारे जो चूल्हा है, जो गैस स्टोव है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं आ रही है। ठीक है, देखो एक बात और लिखिए, कोल्स और पेट्रोलियम्स। अब कोल्स और पेट्रोलियम जो होते हैं, इनमें सल्फर और नाइट्रोजन वगैरह भी मौजूद होता है। तो जब इनका कंबशन होता है, जब ये जलते हैं, तो उनमें से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब कोल्स और पेट्रोलियम जलते हैं तो सल्फर के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O5, N2O, इन सब का फॉर्मेशन होता है। और ये सब क्या होते हैं? ये सब एसिड रेन कॉज करते हैं, कॉजेज एसिड रेन। तो हमारे लिए जो कोल और पेट्रोलियम का कंबशन है, इनसे क्या होता है? एसिड रेन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। ऑक्सीडेशन से हम क्या समझते हैं कि कोई सब्सटेंस है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो हम इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और भी कंडीशंस होती है ऑक्सीडेशन की, पर फिलहाल हम जो पढ़ना है उसमें हमें यह समझना है कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी में तो उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब आगे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जो अल्कोहल्स होते हैं ना, अल्कोहल्स, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो भी अल्कोहल्स होते हैं, इनका जब ऑक्सीडेशन होता है किनकी प्रेजेंस में? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। जैसे इथेनॉल का अगर हुआ क्या ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी KMnO4 या फिर पोटेशियम, सॉरी माय मिस्टेक, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। प्रोपेनॉल होगा तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो एग्जाम में क्या पूछ सकता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड? आप इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कैसे बदलेंगे, पूछ सकता है आपसे। तो देखो क्या हो रहा है, पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं विच आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, जो किस लायक होते हैं, किस क्या कर सकते हैं, वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये रहा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इनकी प्रेजेंस में अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे अगर बात करूं मैं इथेनॉल की, तो इथेनॉल जो क्या करेंगे इसका, यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 हो या फिर एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो, तो ये क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं C2H5OH, ये क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा। इसी की तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोपेनॉल की, तो प्रोपेनॉल क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो आपसे पूछ सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू प्रोपेनोइक एसिड? तो अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये क्या है? ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे एडिशन रिएक्शंस की तरफ। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है। हाइड्रोजन ऐड करने से वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं। और हाइड्रोजन ऐड किया जाता है कुछ कैटलिस्ट्स की प्रेजेंस में। अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं?
तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर दे, रेट को बढ़ा दे। इनको क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। जैसे हमारा एडिशन रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें कैटलिस्ट कौन है? निकल है, प्लैटिनम है, प्लैडियम है, ये सब क्या है? कैटलिस्ट है। एग्जांपल देते हैं फिर अच्छा समझ में आएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएंगे, क्या है? इथीन है ना। जब इसका हाइड्रोजन ऐड करा, इसमें क्या ऐड करा? हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में? निकल की, प्लैटिनम की या फिर प्लैडियम की प्रेजेंस में, है ना। तो ये क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। ये था अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड था ये। और ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है अब सैचुरेटेड, है ना। तो देखो एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2 टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम इज नोन एज एडिशन रिएक्शन, और इसी को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमारे आसपास जो वेजिटेबल, देखो कैटलिस्ट क्या होता है, लिखा हुआ है सब्सटेंस विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट सेल्फ रिएक्टिंग। खुद नहीं रिएक्ट करते हैं, सिर्फ रेट को बढ़ाते हैं। छेड़ दी नहीं रिएक्शन को कि कुछ रिएक्ट करा, उनको प्रोडक्ट चेंज कर दिया, नहीं, स्पीड ऑल्टर करते हैं बस। ठीक है, अब देखो हमारे आसपास जो हम तेल वगैरह खाते हैं, घी वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड, और वहीं पे जो वेजिटेबल घी होते हैं, डालडा वगैरह सुना होगा आपने, ये होता है सैचुरेटेड। अब जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी होते हैं, हेल्दी। उसी पे अगर हम बात करें किसकी? सैचुरेटेड डालडा वगैरह की, तो ये हमारे हेल्थ के लिए अनहेल्दी यानी हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? हार्मफुल। तो पहले इतना पढ़ के देखते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल ऑयल्स हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं? गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वेजिटेबल फैट्स की या घी की, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, ये सैचुरेटेड होते हैं एंड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम, तो भैया वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी हैं, वेजिटेबल घी या फैट हमारे लिए अनहेल्दी है। डालडा की बात हो रही है यहाँ पे जैसे, है ना। तो अब होता क्या है, एक दिक्कत है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी तो हैं, पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है? जो कोई चीज हमने वेजिटेबल ऑयल में बनाई, और कोई चीज हमने डालडा घी फैट इन सब में बनाई, वेजिटेबल घी वगैरह में, तो ऑयल्स वाली चीज जल्दी खराब हो जाएगी, यानी उसमें रैंसिडिटी, याद है रैंसिडिटी, वो तेज होगी। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी? डाल्डा वगैरह की, यानी सैचुरेटेड वाले की, तो उसमें रैंसिडिटी स्लो होगी। तो रैंसिडिटी को स्लो करने के लिए, रैंसिडिटी को स्लो करने के लिए जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं इनको सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोजिनेशन की मदद से। अनसैचुरेटेड को किस में बदल जाता है? सैचुरेटेड में बदल दिया जाता है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, वेजिटेबल ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं, सो बिकम रैंसिड फास्टर देन वेजिटेबल घीज। तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं। रैंसिड मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। ठीक है, टेस्ट में चेंज आ जाना। ठीक है, तो टू स्लो डाउन रेट ऑफ रैंसिडिटी, रैंसिडिटी के रेट को धीरे करने के लिए, खत्म तो कर ही नहीं सकते, रिएक्शन तो करेगा ही, है ना। वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वेजिटेबल फैट्स या घी, जिसको हम डालडा भी कहते हैं, है ना। देखो वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजनेशन कर दिया, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो क्या बन गया? वेजिटेबल घी बन गया। तो ये हमारे लिए वैसे तो अनहेल्दी है, हार्मफुल है, पर फिर भी क्यों कन्वर्ट करा जाता है कभी कभी? ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए, जो खाना इससे बनाया जाएगा उसकी लाइफ थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है हटा के लगाना। कोई चीज है, इसे मैंने हटा दिया, इसकी जगह कोई दूसरी चीज लगा दी, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हो क्या रहा है,
किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, ऐसा कुछ भी हो, उसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया, उस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एटम लगा दिया या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, इसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो फिलहाल हमें जो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, वो किसी हैलोजन के लिए पढ़ना है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के लिए। तो एक लेते हैं हम हाइड्रोकार्बन, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटाना of an organic molecule by another atom or group of atom is called substitution reaction। किसी दूसरे एटम के द्वारा या किसी एटम के ग्रुप के द्वारा। ठीक है, देखो CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन में ऐड करा हमने क्लोरीन। देखो यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, है ना, तो क्या बचा? CH3 और एक Cl जुड़ गया, एक Cl उसमें जाके जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? CH3Cl, और साथ में यहां से एक Cl बना, तो यहां से एक H बचा, तो ये क्या बच गया? HCl बन गया। ठीक है, देखो इसी को अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहें, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरो मीथेन, है ना। अगर हम CH3Cl को सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो अब क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो अगर हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा? CH2, एक क्लोरीन पहले से था और एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह आ गया, तो क्या बन गया? CH2Cl2, और साथ में क्या बचा? HCl बचा, है ना। अब अगर बात करें CH2Cl2 की, जिसको हम बोलेंगे डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है ना, तो डाइक्लोरो, और साथ में एक कार्बन है तो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। CH2Cl2 में अगर हम क्लोरीन ऐड करें तो क्या हो जाएगा? फिर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो क्या बचा? CH, दो क्लोरीन पहले से, एक क्लोरीन और आ गया, तो Cl3, है ना। साथ में क्या हो गया? HCl फॉर्म हो गया। ये जो है ना, ये वैसे तो इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, तीन क्लोरीन है, तो साथ में इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म याद है ना? क्लोरोफॉर्म, अरे मुंह पे लगाते, सुंघाते, बेहोश कर देते हैं, वही क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, है ना। अगर हम CHCl3 में फिर से Cl2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CCl4, यहां से H हट गया, H हट गया तो C बचा सिर्फ, और साथ में तीन क्लोरीन पहले से है, एक क्लोरीन और आ गया, तो CCl4 बन गया, साथ में क्या बचा? HCl। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। इसी के साथ हमारी रिएक्शंस चारों खत्म होती है। हमने चार रिएक्शंस पढ़ी। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने? हमने पढ़ा कंबशन रिएक्शन, हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन, हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना। लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ मिस ना हो गया हो, है ना, वो कुछ मिस ना कर दे, कुछ बढ़िया कंटेंट, है ना। साथ में कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।